दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी का जो सिस्टम है उसको समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझेंगे भी, जिससे आसानी से ये सिस्टम समझ में आ जाए। हर तरह के एग्जाम्स में यूजीसी नेट जेआरएफ में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि वो छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप लोग के सॉल्व हो जाएं, और लॉन्ग आंसर्स तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही होता है कि एकेडमिक्स में जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इंडिया का केवल ऊपर का हिस्सा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि उसी का हम लोग को यहाँ पे काम है। पूरे को ड्रॉ करने पे अच्छे से हम लोग ये जो हिस्सा है इसको नहीं समझ पाएंगे, और इस हिस्से को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतने ही हिस्से को ड्रॉ किया है। एग्जाम में आप इतना भी ड्रॉ कर सकते हैं और पूरा इंडिया का मैप बना के भी दिखा सकते हैं, लेकिन इतने इतने को बनाने से ज़्यादा क्लियरिटी आती है फिगर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी की तरह बस इसको सुनना है और अपने शब्दों में आपको नोट करना है। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जो है ये हैं कि एक तो इसकी लेंथ लगभग 3080 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है। हालांकि इसमें अभी भी बहुत जगह डाउट है लोगों को। कई जगह पे 3800 भी दिखाया जाता है, कहीं 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 3080 दिखाया जाता है। फिर भी ज्यादातर जगहों पे 3000 से 3080, 3800 यही सब ज्यादातर देखने को मिलता है। तो 3080 काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अप्रोक्स जो इसकी लेंथ है वो 3080 किलोमीटर के आसपास है। तो ये तो हो गई उसकी लेंथ। अब इसकी अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। ओरिजिन में जैसे कि अगर हम लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं लिखा गया है, बस इतना बताया जाता है कि मानसरोवर झील के पास से ये रिवर निकलती है। ये तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं बुक की, क्लास 9 की ये बुक है एनसीईआरटी की, उसी का ये पैराग्राफ है। तो ये सिंपल है, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग जब एग्जाम में लिखिए तो आप लोग यही लिखिए कि मानसरोवर जो लेक है उसके पास से ये नदी निकल रही है। ठीक, कहीं कहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का नाम आपको मिलेगा, और बहुत सारे जगहों पे एंगसी ग्लेशियर का नाम आपको मिलेगा। स्पेशली विकीपीडिया विकीपीडिया काफी एक ऑथेंटिक सोर्स है, और उस पे एंगसी ग्लेशियर का नाम देखने को मिलता है। तो एंगसी ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए एक जगह पे। एंगसी ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत बड़े होते हैं तो हो सकता है कि उसका कोई ये छोटा सा हिस्सा हो। जैसे गंगोत्री और गोमुख वाला हम लोगों ने देखा था कि गंगोत्री पूरा ग्लेशियर है और उसका एक छोटा सा पार्ट था गोमुख। तो यहाँ पे दो नाम आपको नोट रखने हैं, एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और एंगसी ग्लेशियर। जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा वो आप सही करके आएंगे। दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में, क्योंकि दोनों बहुत सारी बुक्स में मिलते हैं। मतलब विकीपीडिया पे जैसे मैंने बताया एंगसी ग्लेशियर इसका ओरिजिन बताया जाता है, बहुत सारी बुक्स में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, मैंने भी पढ़ा है ये चीज। लेकिन एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एनसीईआरटी को काफी ऑथेंटिक माना जाता है। उसमें दोनों ही इस जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इससे बचने के लिए एक सरल रास्ता अपनाया गया कि बता दिया गया कि मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही भी है। मेरे हिसाब से लॉन्ग आंसर में ये लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको कोई कटने का चांस नहीं रहेगा नंबर। तो लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, और सारी बातें हम लोगों ने कर ली कि क्या आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज और है कि ये एक इंटरनेशनल रिवर है, मतलब कि 3 देशों से होकर इसका फ्लो है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं इंडिया में तो बहती ही है, स्टार्टिंग इसकी हो रही है चाइना से, और अंत होता है, समापन होता है बांग्लादेश में जाके। तो चाइना, देन इंडिया, फिर बांग्लादेश। इंडिया में 2 ही स्टेट से प्रवाह होता है इसका, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। एंट्री करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से, और जो मैक्सिमम फ्लो इसका इंडिया में होता है वो असम में होता है। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि चाइना में जब इसकी स्टार्टिंग हो रही है मानसरोवर झील के पास से, फिर ये तिब्बत के प्लेटो में काफी इसका फ्लो हो रहा है। तो चाइना में इसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में कवर हो रहा है, जो कि हम लोग
इस मैप के माध्यम से देख भी रहे हैं। अब इसका नाम भी बहुत ढेर सारा है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी रिवर के इतने नाम हो जितने नाम इसके हैं। जैसे जो चीन है, चीन में सांगपो बोलते हैं इसको। इसके बाद इंडिया में तो मेनली हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते ही हैं। जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग दियांग बोलते हैं, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो जमुना बोलते हैं। तो बांग्लादेश में जमुना का है, इंडिया में हम लोग ब्रह्मपुत्र जान ही रहे हैं, और इंडिया में भी अरुणाचल में इसको हम लोग दियांग बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ये दियांग गार्ज बनाती है। अभी हम लोग देखेंगे ये पूरा प्रोसेस। और चाइना में इसको सांगपो बोल ही रहे हैं। तो ये कुछ नेम इसके आपको पता होने चाहिए। सांगपो, दियांग, ब्रह्मपुत्रा और जमुना सब एक ही है। अब ये कुछ फैक्ट्स हो गए। यहाँ पे एक चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ग्रेटर हिमालय की, नामचा बरवा। 7,756 मीटर इसकी हाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। इस सिस्टम को समझने के लिए इस पीक की लोकेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आगे इसका बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अब पूरा प्रोसेस। यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से नदी आगे बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते ये पड़ा आपका तिब्बत का प्लेटो। इसी तरीके से स्टोरी के फॉर्म में इसको आपको समझना है। और रिवर आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये पड़ गया आपका नामचा बरवा पीक। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेटर हिमालय जो है उसकी ये सबसे ईस्ट की पूर्वी चोटी, सबसे पूर्व की चोटी मानी जाती है, और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 7,756 मीटर हाइट है, जो कि एक काफ़ी अधिक हाइट है। और इसके बाद नामचा बरवा के जस्ट समीप से ही, उसके पहले ही ये घूम के यू टर्न ले लेती है और प्रवेश करती है इंडिया में। ठीक, मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है ये पूरा। यहाँ अब आप ये देखिए कि ये जो इतना हिस्सा है ये पूरा ये चाइना में कवर कर रही है। और जैसे ही नामचा बरवा चोटी जो है उसके नज़दीक ये पहुँचती है, वहीं से ये यू टर्न ले लेती है। और यू टर्न लेके कहाँ आ रही है? यू टर्न लेके ये चली जा रही है इंडिया में। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, और जब अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करेगी तो यहाँ पे हिमालय तो है ही, तो यहाँ पे ये हिमालय को काट के एक गॉर्ज बनाती है। हम लोग जानते हैं गॉर्ज कैनियंस वी शेप्ड वैली के टाइप्स होते हैं, गहरी गहरी घाटियां, बहुत ही खड़ा ढाल होता है इनका गॉर्ज का। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिवर के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये जो गार्ज बनाती है, ये गार्ज का नाम है दिहंग गॉर्ज, और इसी के वजह से हम लोग अभी पढ़े कि अरुणाचल में इसको दिहंग नाम से जाना जाता है। अब ये और आगे बढ़ी, थोड़ा देर अरुणाचल में इसका फ्लो हुआ, फिर ये चली आई आसाम में। ठीक, असम में आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये असम में प्रवेश कर गई लगभग यहाँ से, अरुणाचल में इसकी दो सहायक हैं, दिबांग और लोहित। ठीक, दो सहायक इसकी ट्रिब्यूटरीज अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद ये लोहित के बाद वाला जो हिस्सा है वो पूरा असम में हिस्सा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो ही स्टेट से इसका फ्लो होता है। तो इसके सिस्टम को याद करना इसलिए बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि दो ही स्टेट हैं। अरुणाचल में बहुत थोड़े समय के लिए प्रवाहित होती है और वहां पे इसको दियांग बोलते हैं, और यहाँ पे इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, दिबांग और लोहित लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, दिबांग में और दियांग में कंफ्यूज नहीं होना है। दिबांग DIBANG इसकी ट्रिब्यूटरी है, और दिहंग इसको बोलते हैं क्योंकि ये दिहंग तो ब्रह्मपुत्रा को ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे गॉर्ज बना रही है उसी नाम का। अब ये चली आई ब्रह्मपुत्रा में। जब ये ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है, वहां पे एक स्थान, जब ये असम में, ब्रह्मपुत्र तो रिवर का नाम है, जब ये असम में प्रवेश कर रही है तो उस प्लेस का नाम है सदिया। ठीक, सदिया बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं मैप में, सदिया जो है इसको एक तरीके से कहा जाता है असम की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, और सदिया से लेकर के धुबरी तक इसका फ्लो असम में होता है। धुबरी के बाद ये जस्ट प्रवेश कर जाती है, टर्न ले लेती है बांग्लादेश की ओर। और सदिया क्या है? सदिया एक तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम में। उस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये छोटा सा टाउन है सदिया, और बहुत ही फेमस है।
तो ये आप लोगों ने सदिया के बारे में जान लिया। तो यहीं पे लोकेशन है, अभी हम लोगों ने देखा था मैप में। ये जैसे ही लोहित के बाद ये असम में प्रवेश की, तो असम में सबसे पहले प्रवेश इसका होता है सदिया से। सदी एक तरीके से द्वार आप कह सकते हो। तो सदिया से आ रही है और असम में फ्लो करते करते फिर ये जहां ये जस्ट आपको दिख रहा है, ये घूमी है बांग्लादेश की ओर, वहां पे स्थान है धुबरी। और वहीं से ये धुबरी के बाद से टर्न लेती है और प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। अब बांग्लादेश में जब इसका प्रवेश होगा, तब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है अब कहानी को। जब इसका बांग्लादेश में प्रवेश होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। बांग्लादेश में हम लोग इसको बोलेंगे जमुना। ठीक है, अब ये नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी। जमुना अब नाम बदल चुका है। इधर से गंगा आ ही रही है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे गंगा नदी का पार्ट 2। तो गंगा इधर से आ ही रही है और गंगा भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब गंगा बांग्लादेश में एंट्री लेगी तो गंगा का भी नाम चेंज होगा, उसका नाम हो जाएगा पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में गई तो हम लोगों ने जमुना बोला। आपको जमुना में और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना। यमुना तो हम लोग इंडिया की रिवर जानते हैं, गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, लेकिन ये है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में गई तो जमुना हो गया और गंगा आपकी पद्मा बन गई, नेम चेंज हो गया, नदी तो वही है। अब यहाँ से जमुना आ रही है, यहाँ से पद्मा आ रही है और जमुना और पद्मा मिल गई बांग्लादेश में, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। अब ये दोनों की बन गई संयुक्त धारा। अब ये जो संयुक्त धारा है, ये थोड़ी दूरी तक इसको हम लोग बोलेंगे पद्मा। ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत डाउटफुल हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र प्रवेश की बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जब प्रवेश होगा इसका तो नाम बदल जाएगा, हो जाएगा जमुना। इधर से गंगा आ ही रही है, उसका भी नाम बदल जाएगा बांग्लादेश में प्रवेश होने के बाद, वो नाम हो जाएगा पद्मा। अब जमुना और पद्मा आपस में मिलेंगी बांग्लादेश में ही। दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की एक संयुक्त धारा हो जाएगी। दोनों की जो स्ट्रीम्स होंगी वो ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे को, कंबाइन हो जाएंगी। और कंबाइंड जो ये स्ट्रीम होगी इसका नाम क्या होगा, पद्मा ही नाम होगा। कंबाइंड स्ट्रीम का नाम पद्मा ही होगा। और थोड़े समय तक इन दोनों की संयुक्त धारा आगे की ओर प्रवाहित होगी। थोड़े ही समय बाद एक मणिपुर से एक नदी आती है, मेघना नदी, जिसको बराक रिवर भी बोलते हैं, ये मणिपुर से आ रही है। थोड़े समय बाद ये भी इसमें मिल जाती है। तो 3 नदियों की एक संयुक्त धारा बन जाती है। ये जो ये है, ये 3 नदियों की धारा है। ये मेघना नदी, बराक जिसको हम लोगों ने बोला मणिपुर से आ रही है, ये पद्मा जो कि गंगा है, और ये ऊपर से मेन तो आपकी ब्रह्मपुत्र अर्थात जमुना आ ही रही है। फाइनली ये ब्रह्मपुत्र अर्थात जमुना, गंगा अर्थात पद्मा और मेघना या बराक, ये 3 नदियां जो है मिलके एक ये सबसे लास्ट वाली जो धारा बनाती हैं, 3 नदियां मिलके, इसको हम लोग बोलते हैं मेघना। और यही मेघना नदी यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक, थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, एक बार फिर से ये हिस्सा समझ लीजिए ध्यान से। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश पे एंट्री ली, नाम बदल गया, हो गया जमुना। गंगा बांग्लादेश में एंट्री ली, नाम बदल गया, हो गया पद्मा। अभी जमुना और पद्मा मिली, दोनों की संयुक्त धारा बन गई, और जो दोनों की संयुक्त धारा बनेगी वो कहलाएगी पद्मा। पद्मा ही कहलाएगी दोनों की संयुक्त धारा। वो धारा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, आप देखें थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तब तक थोड़े समय बाद यहाँ से मणिपुर से एक नदी आ रही है, ये मिल जाती है। ये हो गया आपका मेघना नदी। फिर जो धारा बनेगी ये कहलाएगी मेघना। देखिए, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ए भी कर दिया है कि जब गंगा और जमुना मिली तो तुरंत मेघना नहीं मिलेगी उनमें, थोड़े समय तक तो इन दो की ही संयुक्त धारा प्रवाहित होगी। इतने दूरी तक, जहां मैंने ये ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए लिखा हुआ है, इतनी दूरी तक इस संयुक्त धारा को हम लोग पद्मा ही नाम देंगे। ये पद्मा क्या है, पद्मा तो गंगा का नाम है ही, प्लस पद्मा इस गंगा और जमुना की संयुक्त धारा का भी नाम रखा गया है। इसके बाद जब इस पद्मा नाम की संयुक्त धारा में मेघना मिल जाएगी तो तीनों की जो कंबाइंड एक स्ट्रीम बनेगी, 3 नदियों की जो संयुक्त धारा बनेगी, किसकी किसकी, पद्मा की, जमुना की और मेघना की, वो कहलाएगी मेघना।
और फिर यही जो है बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाएगी और अपना मुहाना बनाएगी। तो ये तो हो गई पूरी स्टोरी। एक चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी, ट्रिब्यूटरी को। तो ट्रिब्यूटरी एक बार देख लेते हैं। ये सुबानसिरी नदी है जो कि इधर चाइना वाला एरिया है, वहां से आ रही है, मिल रही है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में जाके मिल जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी से। ये आपका भूटान है। भूटान की एक बहुत ही फेमस नदी है मानस नदी, जो कि भूटान से आ रही है और फिर असम में जाके मिल जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी से। इधर यहाँ पे सिक्किम है। ये जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये स्थान है जेमो ग्लेशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्किम का। यहाँ से एक नदी निकलती है तिस्ता, ये मैंने लिखा भी हुआ है, और ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाके ये मिलती है इस ब्रह्मपुत्र से, जिसको हम लोग बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। और दिबांग और लोहित हम लोग पढ़े ही अभी, अरुणाचल प्रदेश की सहायक नदियां हैं इसकी। तो यहाँ पे हम लोग इसकी और सहायक नदियों को देखेंगे, लेकिन इसकी सहायक नदियां थोड़ी सी बहुत मतलब कह सकते हैं ज़्यादा फेमस नहीं है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, इसीलिए उन सभी रिवर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सुबानसिरी को देखा, ये वाली सुबानसिरी। हम लोगों ने मानस को देखा जो भूटान से आ रही है, असम में मिल रही है। सुबानसिरी चाइना से आ रही है और अरुणाचल में जाके फिर ये असम में चली जा रही है मिलते हुए। और तिस्ता को हम लोग देख ही रहे हैं, सिक्किम से आ रही है और फिर ये बांग्लादेश में जाके मिल रही है जमुना से। और दिबांग लोहित तो अरुणाचल प्रदेश में मिल रही हैं। और बराक या मेघना नदी मणिपुर से आ रही है और ये तो पद्मा में मिल रही है। तो ये हो गया दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें और इसमें देख लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा एक रिटन मैटर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वही चीजें जो अभी हम लोग पढ़े कि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में तिब्बत प्लेटो से निकल रही है मानसरोवर झील के पास से, फिर वो नामचा बरवा जो पीक है उसके पास से यू टर्न लेती है और फिर प्रवेश करती है इंडिया में। इंडिया में जब प्रवेश करती है तो दिजंगार्ज बनाती है और वहीं से इसकी इंडिया में एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश से। इंडिया में दो ही प्रदेशों से इसका फ्लो होता है, अरुणाचल और आसाम। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और फाइनली जो इसका मुहाना बनता है वो बांग्लादेश में ही बनता है। बांग्लादेश के माध्यम से ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये एक पूरा मतलब एक समरी टाइप का है, बहुत ज्यादा जटिल चीज इसमें मैंने नहीं लिखी है, बस ये एक समरी है पूरे सिस्टम की, छोटी सी समरी है। बाकी आप लोग जब इसको लिखेंगे, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आप लोग जब इसको लिखेंगे तो आप लोग इसमें जैसे जैसे मैंने बताया था कि कैसे सांगपो बोलते हैं चाइना में, फिर अरुणाचल में दियांग, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर जमुना से कैसे मिलती है पद्मा। जब उसमें मेघना मिल जाती है तब हम उस तीनों की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं। फिर तीनों की कंबाइंड स्ट्रीम जिसका नाम मेघना पड़ता है वो मिल जाती है, वो मिल के जाती है, वो उसका मुहाना बन जाता है, वो गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, अपना मुहाना बना लेती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बस आपको लोगों को समझाने के लिए सिंपल सा ड्रॉ किया है। ये देखिए कुछ मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे बना दिया है। ये निकली यहाँ से, यहाँ पे पीक है, यहाँ से ये एंट्री ले ली, यहीं दियंगार्ज बनाई अरुणाचल में हिमालय को काट कर, फिर यहाँ पे आसाम में प्रवेश हो गया सदिया, यहाँ सदिया है और यहाँ धुबरी है। तो सदिया से धुबरी तक इसका असम में फ्लो हुआ, फिर ये धुबरी के पास से घूम के पहुंच गई बांग्लादेश में। फिर इधर से पद्मा आई, मतलब गंगा, जो कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो नाम चेंज हो जाएगा पद्मा। इन दोनों की संयुक्त धारा बन गई, इसको हम लोगों ने पद्मा नाम दिया। थोड़े समय तक ये धारा का फ्लो हुआ, तब तक बगल से मणिपुर से मेघना नदी आ गई, वो इसमें मिल गई। फाइनली तीन नदियों का एक कंबाइंड स्ट्रीम बन गया लास्ट, ये छोटा वाला, और इसको हम लोगों ने कहा मेघना। और फाइनली इसी तीन नदियों की कंबाइंड स्ट्रीम ने ही अपना मुहाना बनाया बे ऑफ बंगाल में। तो दोस्तों इससे एक चीज क्लियर है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत ही दोनों फेमस नदियां हैं। ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6-7 से तो जान ही रहे हैं इस चीज को। सुंदरवन का डेल्टा बनता है फेमस,
लेकिन अब हम लोग को एक बात और क्लियर हो गई कि ये अलग अलग नहीं बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये दोनों मिलेंगी, प्लस एक और नदी मिलेगी, मेघना नदी। ये तीनों की एक संयुक्त धारा बनेगी, वो गिरेगी फाइनली बे ऑफ बंगाल में और अपना मुहाना बनाएगी। तो 3 नदियों का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना या बराक नदी। और नाम इस तंत्र में ढेर सारे हैं। तो चलिए पहले हम लोग कुछ ट्रिब्यूटरी जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 9 सहायक नदियों का नाम मैंने लिखा है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबानसिरी है, जिया बरेली है, पगलादिया है, मानस है, तिस्ता है और पिथुमारी है। पिथुमारी को कहीं कहीं पुथीमारी भी लिखा रहता है। सबकी लेंथ भी है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, ये बहुत बड़ी ये रिवर्स नहीं है इसकी जो सहायक नदियां हैं। और किलोमीटर में सबकी लेंथ है, बहुत ज़्यादा लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंथ को आप नहीं लिखें एग्जाम में तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि एग्जैक्ट ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर भी मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को जानकारी मिल जाए, और ये मैंने अच्छे से काफ़ी रिसर्च करके ये लेंथ्स मैंने लिखी हैं। और एक चीज़ और, लोहित जो रिवर है उसका एक और नाम है जायू, ये भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो नाम इसमें ढेर सारे हैं, तो हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, ये जो जितनी भी सहायक है। और एक बात और, इन सभी सहायक नदियों को हम मैप में नहीं दिखा सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए मैंने कुछ कुछ को ही मैप में दिखाया आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने मानस को देखा, तिस्ता को देखा, सुबानसिरी को देखा, लोहित को देखा, दिबांग को देखा, ये मेन है। बाकी आप इन 9 के नाम याद रख कर लीजिएगा। और फिगर में किसको किसको दिखाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख ही चुके हैं फिगर में। लेंथ अगर याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेंथ को बहुत ज्यादा रटने के चक्कर में मत पड़िएगा। और फाइनली एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसके नाम देखिए, इतने दूर तो बोलेंगे सांगपो चाइना में, इंडिया में मेनली तो हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन अरुणाचल में स्पेशली दियांग बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोलेंगे जमुना। और गंगा जब आपकी प्रवेश करेगी बांग्लादेश में तो गंगा का नाम भी चेंज होता है, हो जाता है पद्मा। तो ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। तो ये तो हो गई बात तंत्र की। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें देखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, फिर इस चैप्टर का द एंड करेंगे। दोस्तों आइए कुछ और हम लोग ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है। इसमें कुछ प्रमुख शहरों की लोकेशन दिखाई गई है, जैसे कि जो जो शहर इसमें ब्रह्मपुत्रा के तट पे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। जैसे डिब्रूगढ़ है, उसके बाद तेजपुर है, तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, डरैंग है, दीसपुर है असम की कैपिटल, और दीसपुर के बहुत ही पास गुवाहाटी है। गुवाहाटी में बहुत ही फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, और इधर कुछ ईयर्स में कई बार वहाँ पे इंडियन टीम के मैचेस हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड बना है असम के गुवाहाटी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं। धुबरी आप देख रहे हैं, जहाँ से इसका टर्न होता है बांग्लादेश में। तो ये इम्पोर्टेंट जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। डिब्रूगढ़ हुआ, दीसपुर हुआ, और डरैंग हुआ, तेजपुर हुआ और धुबरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है ये सारे के सारे। ये जो नेम वाली बात अभी हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये देख लीजिए कि एक तो इसको बोलते हैं सांगपो और पूरा नाम है यारलंग सांगपो, तिब्बत में मतलब चाइना में। सियांग और दिहंग इसको बोलते हैं अरुणाचल में। लुइट और डिलो आसाम में इसको बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा तो बोलते ही हैं। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल से, सियांग, लुइट, डिलाओ और यारलंग सांगपो। कहाँ क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें। और ये एक मैप है जो कि इसके ट्रिब्यूटरीज़ का मैप है। हालांकि हम लोग ट्रिब्यूटरी अभी देखें तो
कुछ कुछ तो हम लोग देखे हैं इसमें, लेकिन सभी को एग्ज़ाम में नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। तो जिसको आप समझें, अगर कोई उचित लगे आपको, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और ये लोकेशन है माजुली द्वीप की। इसको मैंने बताना मिस कर दिया स्टार्टिंग में। माजुली एक नदी द्वीप है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत असम में ही एक द्वीप है माजुली, जो कि इंडिया का पहला नदी जिला इसको घोषित किया गया है। मतलब एक द्वीप है, लेकिन इसको एक ज़िले का दर्जा दिया गया है माजुली। और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा ब्रह्मपुत्र नदी का, उसमें माजुली का फॉर्मेशन कैसे हुआ और माजुली से जुड़ी हुई कुछ हम लोग ज़रूरी बातों को करेंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल तो इसकी हम लोग लोकेशन समझ लिए, लेकिन जो मेन इस पे बात होगी वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। ये कुछ तस्वीरें हैं, जैसे इसमें लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट माजुली। ये सारी की सारी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माजुली की ही हैं। एक नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब कैसे बना ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है इसके बनने की, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिकल जियोग्राफी के। ये देखिए सदिया की लोकेशन हम लोग स्टार्टिंग में देखे भी थे, बट मुझे लगा एक बार फिर से दिखा देते हैं अच्छे से मैप में। सदिया से ही एक तरीके से देखिए, इसका निक नेम भी लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आसाम। आसाम से की एक तरीके से स्टार्टिंग होती है सदिया से, और सदिया से ही एंट्री होती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की असम में, क्योंकि इसके पहले तो अरुणाचल में ही इसका फ्लो हो रहा था। तो सदिया और फिर नीचे अब हम लोग धुबरी को जान ही रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक इसका सदिया टू धुबरी फ्लो होता है। ये कुछ तस्वीरें ब्रह्मपुत्र रिवर की, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये लोग फिशिंग कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा एक मैप जो कि हम लोग अभी देखे ही थे। खैर, तो फाइनली दोस्तों, जो हम लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम था ये यहीं पे समाप्त होता है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन अभी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माजुली आइलैंड का फॉर्मेशन और उससे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और उस फॉर्मेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।